हेलो एंड वेलकम टू सी शार्प डीप डाइव। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करते हैं सी शार्प के कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में। आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। आज हम देखेंगे कि सी शार्प का कोड यूज़ करके हम कैसे अपने सिस्टम की फाइल्स एंड फोल्डर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस फोल्डर में कौन सी फाइल है और उन फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी या मूव करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को जो इस डेमो में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो नाम के फोल्डर में दो फाइल्स डाल रखी हैं, एक टेस्ट डॉक्यूमेंट, एक इमेज सैंपल। टेस्ट डॉक्यूमेंट एक ब्लैंक टीएक्सटी टाइप का डॉक्यूमेंट है, इमेज सैंपल मेरी एक सिंपल एक पीएनजी इमेज है। उसके अलावा इस फोल्डर में दो सब फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर 1 जिसमें दो टेक्स्ट फाइल्स हैं और सब फोल्डर 2 जिसमें कि दो और टेक्स्ट फाइल्स हैं। तो हम सी शार्प के थ्रू इस फोल्डर को एक्सेस करके देखेंगे और इसके अंदर की फाइल्स को आइट्रेट करेंगे एंड उनको मैनिपुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कंसोल एप्लीकेशन। तो हमने यहाँ पे ये ब्लैंक एक कंसोल एप्लीकेशन बना रखी है। तो सबसे पहले मैं इसमें अपने फोल्डर के लिए एक वेरिएबल बना लूँगा जिसको हम यूज़ करेंगे पूरे इस कोड में। तो ये मेरा फोल्डर होगा जिसमें मुझे एक्सेस करना है। ए ड्राइव में डेमो नाम का फोल्डर है। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे हमारी डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट्स को व्यू करने का। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होता है डायरेक्टरी क्लास में। तो मैं इसको जाऊंगा और डायरेक्टरी डॉट इन्यूमरेट डायरेक्टरीज, ठीक है। तो मैं इसको पूरा इन्यूमरेट करके मैंने एक कलेक्शन बना ली है और यहाँ पे मैं एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा। मेरी कलेक्शन पे मैं आइट्रेट करूँगा और कंसोल डॉट राइट लाइन मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी डायरेक्टरी को आइट्रेट किया तो उसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गई हैं। तो ये मेथड इन्यूमरेट डायरेक्टरी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी डायरेक्टरी के अंदर की सारे फोल्डर को व्यू करने के लिए। अब इसके अलावा मुझे अगर फाइल्स व्यू करनी हो तो उसके लिए मेरे पास एक सेपरेट मेथड होता है। तो मैं इसको कमेंट कर दूँगा, फाइल्स डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स, और ये मैं फॉर ईच लूप यहाँ से ले जाऊँ। और अब मैं रन करता हूँ तो मुझे सारी फाइल्स प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे। तो मेरी रूट डायरेक्टरी में पहले दो डायरेक्टरीज थी जो मैंने प्रिंट की थी। अब मैं देख रहा हूँ कि उसमें दो फाइल्स हैं, इमेज सैम्पल डॉट पी और टेस्ट डॉक डॉट टी। तो इस तरीके से मैं किसी भी फोल्डर के अंदर देख सकता हूँ कितने सब फोल्डर हैं और कितनी फाइल्स हैं और मैं उनके बारे में डेटा निकाल सकता हूँ। इसके बाद गेट फाइल्स में मुझे एक फ़ीचर मिलता है कि मैं ना सिर्फ डेमो के अंदर की फाइल्स देखूं बल्कि डेमो के अंदर जितने सब फोल्डर्स हैं उनके अंदर की फाइल्स भी देखूं। तो इसके लिए मैं एडिशनल पैरामीटर पास करूंगा। सबसे पहले सर्च पैटर्न, क्योंकि मुझे सब तरीके की फाइल्स देखनी है तो मैं स्टार डॉट स्टार लगाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च ऑप्शन में डालूंगा ऑल डायरेक्टरीज़। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, ऑल डायरेक्टरीज़ और टॉप डायरेक्टरी ओनली। बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप डायरेक्टरी ओनली करता है, मतलब कि सिर्फ डेमो के अंदर की फाइल्स मुझे प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसको ऑल डायरेक्टरी पे कर देता हूँ तो ये उसके सब फोल्डर के अंदर भी जितनी फाइल्स होंगी वो अंदर तक मुझे निकाल के ला के देगा सारा डेटा। तो यहाँ पे डेमो के अंदर दो फाइल्स थी और उसके डेमो के अंदर सब फोल्डर 1 में दो फाइल है, सब फोल्डर 2 में दो फाइल है। अगर मैं सब फोल्डर 2 के अंदर भी कोई सब फोल्डर बनाता हूँ तो उसके अंदर से भी डाटा मुझे निकाल के देगा। तो बेसिकली हमारे रूट फोल्डर के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज़ हैं वो सब में पूरी डेप्थ में जाके हमें सारा डेटा निकाल के ला के देगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे पैटर्न का यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मुझे सिर्फ पीएनजी फाइल चाहिए, कि जितनी पीएनजी फाइल हैं वो मुझे निकाल के ला के दो। तो ये पैटर्न मैचिंग के बेस पे सिर्फ एक फाइल इसने मुझे ला के दी जो मेरे पास इमेज सैम्पल डॉट पी थी। अब मेरे पास ऑप्शन होते हैं कुछ। अगर मैं इसको वापस स्टार डॉट स्टार कर दूं और अब मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ फाइल नेम, तो मेरे पास एक क्लास होती है पाथ। तो मैं इसके कुछ मेथड्स यूज़ कर सकता हूँ जैसे पाथ डॉट गेट फाइल नेम। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मुझे पूरा का पूरा कंप्लीट फ़ोल्डर और फाइल नेम कंप्लीट मिल रहा था,
पर इस केस में मैंने सिर्फ फाइल नेम निकाला है। मुझे नहीं चाहिए कि कौन से फ़ोल्डर में कौन सी फ़ाइल है, मुझे सिर्फ सारी फाइल्स के नेम चाहिए कि ये फाइल्स इस फोल्डर के अंदर पड़ी हैं। इसके अलावा पाथ क्लास हमें कुछ और भी मेथड्स देता है जिनका यूज़ करके हम और इम्पोर्टेंट डेटा हमारी फाइल नेम से निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है गेट फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन। तो जैसे इसमें हमारे में इमेज सैम्पल डॉट png आ रहा था, तो मैं कहता हूँ मुझे एक्सटेंशन से भी फ़र्क नहीं पड़ता, png है या txt है, मुझे सिर्फ उसका नेम ला के दो। तो ये वाला मेथड मुझे इमेज सैम्पल बस राइट करके देगा। सिमिलरली गेट डायरेक्टरी नेम मेथड होता है जो हमें सिर्फ उस डायरेक्टरी का नाम देता है जिसके अंदर फाइल है, ना कि एक्चुअल फाइल का नेम। तो इनको वन बाय वन हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं गेट फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन करूँगा। तो इमेज सैम्पल टेस्ट डॉक, इसमें ना मुझे ये पता है कि कौन सी txt है, ना ये पता है कौन सी png है। तो मुझे सिर्फ फाइल नेम्स चाहिए हो तो मैं इस मेथड का यूज़ कर सकता हूँ जिसमें कि वो एक्सटेंशन और फोल्डर नेम दोनों हटा लेता है। इसके बाद आता है पाथ डॉट गेट डायरेक्टरी नेम, जो कि मुझे सिर्फ फोल्डर का नेम दे रहा है। तो फर्स्ट 2 फाइल्स मुझे डेमो में मिली थी, उसके बाद 2 फाइल्स सब फोल्डर 1 में, फिर सब फोल्डर 2 में। तो इस तरीके से पाथ क्लास का यूज़ करके मैं किसी भी कंप्लीट पाथ नेम में से फाइल का नेम निकाल सकता हूँ, या फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन निकाल सकता हूँ, या सिर्फ डायरेक्टरी का नेम निकाल सकता हूँ। तो ये पाथ क्लास मुझे इन चीज़ों में हेल्प करती है कि एक बार मेरे पास फाइल का नेम आ गया तो मैं उसको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट पार्ट्स को कैसे निकाल सकता हूँ। ओके, तो अब तक हमने मेनली हमारी फाइल्स के नेम्स पे वर्क किया है। हमें और कुछ डेटा उनका नहीं पता। हमें नहीं पता कि उनका साइज़ क्या है, उनका कंटेंट क्या है, या कब वो क्रिएट की गई थी। ये सब डेटा हमें मिलता है एक फाइल इन्फो क्लास से। तो अगर हमारे पास फाइल का नेम है तो हम उस फाइल की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फाइल इन्फो क्लास होती है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, इन्फो इक्वल टू न्यू फाइल इन्फो, और इसमें मैं x को पास करूँगा। तो मेरे पास जो ये फ़ाइल थी, इस फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन ये क्लास मुझे निकाल के देगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहूँ तो अब ये हमारा जो इन्फो ऑब्जेक्ट है, इसमें से उस फाइल का नेम और लेंथ निकाल सकता हूँ बहुत ईजीली। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट इन्फो पे राइट लाइन करूँगा, इन्फो डॉट नेम info dot length तो इस केस में मेरा हर फाइल का नेम प्रिंट होगा, फिर स्पेस देके बाइट्स में उसकी लेंथ आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि इमेज सैम्पल डॉट png की लेंथ है 195,819 बाइट्स। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेंथ से रिटर्न होती है ये बाइट्स में होती है, ना कि KB या MB में। तो हम चाहें तो इसको 1024 से डिवाइड करके किलोबाइट्स में निकाल सकते हैं, या फर्दर 1024 से डिवाइड करके मेगाबाइट्स में निकाल सकते हैं। सिमिलरली मेरे जितने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे 0 बाइट्स के हैं, उनमें अभी कुछ भी डेटा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे एक यूज़ केस आता है कि क्या होगा अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही ना करती हो। अगर मैं कोई ऐसा पाथ दे दूँ जिस पाथ पे कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट ही ना करती हो तो क्या होगा। तो उस केस में मेरी एप्लीकेशन क्रैश करेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी के नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो मैं जब इसको रन करूँगा तो ये बैकग्राउंड में मेरी एक एक्सेप्शन आ गई है, कुड नॉट फाइंड ए पार्ट ऑफ द पाथ। तो आप जब इन मेथड्स को अपने कोड में यूज़ करना चाहोगे तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए ये चेक करने का कि ये डायरेक्टरी एक्चुअली एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो उसके लिए डायरेक्टरी क्लास में सिंपल सा एक मेथड होता है एग्जिस्ट्स का, जो कि सिंपल ये चेक करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि जो आपने पाथ दिया है उस पाथ पे कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसका भी एक हम सैम्पल कोड देखेंगे। इफ़ डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट रूट पाथ, तो उस केस में हमें राइट करना है डायरेक्टरी एग्जिस्ट। और अगर वो नहीं मिलती है तो डायरेक्टरी नॉट फाउंड।
तो अभी हमने जो रूट पाथ दे रखा है इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो demo1 मेरा फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस केस में मेरा डायरेक्टरी नॉट फाउंड प्रिंट होना चाहिए। तो डायरेक्टरी नॉट फाउंड। अगेन मैं इसको अगर करेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ तो अब मेरा प्रिंट हो रहा है डायरेक्टरी एग्जिस्ट, और मेरी दोनों में से किसी भी केस में एप्लीकेशन नहीं क्रैश हो रही। तो इस तरीके से मुझे डायरेक्टरी में कुछ भी काम करना है तो मैं सारा का सारा ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट के चेक के अंदर डाल सकता हूँ, जिससे कि मेरी एप्लीकेशन क्रैश ना करे, और एल्स में मैं कुछ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दे सकूँ मेरे यूज़र को कि वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है, जिससे कि मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं कर रही है और यूज़र को समझ आ जाएगा कि उसने पाथ गलत दे दिया है जिसकी वजह से ये डायरेक्टरी मिली नहीं है। अब हमारे पास यूज़ केस हो सकता है कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको क्रिएट कर दो। बेसिकली आप कुछ काम करना चाहते हो और आपके पास फ़ोल्डर नेम फिक्स्ड है, तो अगर फ़ोल्डर एग्जिस्ट करता है तो आप वही यूज़ करना चाहते हो, नहीं एग्जिस्ट करता है तो आप कहते हो कि उस फोल्डर को उसी टाइम पे क्रिएट कर दो। तो उसके लिए मुझे डायरेक्टरी एग्जिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए मैं सीधा यूज़ करूँगा डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी। तो अभी जैसे कि क्रिएट डायरेक्टरी में मैं रूट पाथ दे रहा हूँ डेमो, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन पूरी रन हो चुकी है, कोई एक्सेप्शन नहीं आई। बट मैं यहाँ अगर अपने सब फोल्डर में जाके देखूँ तो डेमो में जो एग्जिस्टिंग फाइल्स थी वो सारी कुछ भी चेंज नहीं हुई है, मतलब डेमो डायरेक्टरी डिलीट होकर दोबारा क्रिएट नहीं हुई है, जो पुरानी डायरेक्टरी थी वही यूज़ में आ रही है। तो इस तरीके से मैं क्रिएट डायरेक्टरी यूज़ कर सकता हूँ बिना इस बात के डर के कि मेरी अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो उसके अंदर का डेटा खत्म हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रिएट डायरेक्टरी इंटरनली चेक करता है पहले कि डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो ये कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, बट अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस केस में ये एक नई डायरेक्टरी को क्रिएट करता है। ओके, तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि कैसे हम फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें एक सोर्स फोल्डर चाहिए जहाँ से मैं फाइल्स को कॉपी करूँगा, और एक डेस्टिनेशन फोल्डर चाहिए जहाँ पे मैं उन फाइल्स को कॉपी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक डेस्टिनेशन के लिए अपना पाथ डिसाइड कर लेता हूँ, स्ट्रिंग डेस्टिनेशन, और मैं एक सब फोल्डर क्रिएट करूँगा सब फोल्डर 3, और इसके अंदर मैं पेस्ट करूँगा फाइल्स जो कि अभी हैं सब फोल्डर 2 के अंदर। तो ये मेरा हो गया सोर्स। तो सबसे पहले मैं इसको क्रिएट डायरेक्टरी से यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा, और इसके बाद मैं जाऊँगा फॉर ईच लूप में, यहाँ पे डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स सोर्स, और इसके अंदर फाइल डॉट कॉपी फाइल, और उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ डेस्टिनेशन पे, और मैं उसका नेम कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे गेट फाइल नेम करूँगा फाइल में से। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि डेस्टिनेशन डायरेक्टरी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसको क्रिएट करना है, और उसके बाद इस सोर्स से सारी फाइल्स 1 बाय 1 कॉपी हो जाएंगी डेस्टिनेशन पे, और उनका फाइल नेम वही रहेगा जो पहले है। मैं फाइल नेम यहाँ पे चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, बट अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये एप्लीकेशन मेरी कम्प्लीटली रन हो चुकी है। तो मैं आ जाके देखूँ तो सब फोल्डर 3 सबसे पहले तो मेरा क्रिएट हो गया है जो पहले नहीं था, और इसके अंदर 2 फाइल्स आ चुकी हैं, test.doc3 और test.doc4, जो कि पहले यहाँ पे थी सब फोल्डर 2 में। अब अगर मैं सेम कोड में चाहूँ तो उन फाइल्स का नेम चेंज करके भी उनको कॉपी कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इस फॉर ईच लूप को एक फॉर लूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उस फॉर ईच लूप को एक फॉर लूप में कन्वर्ट कर लिया है, और मैं यहाँ पे पाथ डॉट गेट फाइल नेम की जगह पे कहूँगा इस फाइल का नेम मैं आई और इसकी एक्सटेंशन टाइप रखूँगा .txt।
तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इस फोल्डर से सारी फाइल कॉपी तो करनी है मुझे डेस्टिनेशन पे, बट उनका नेम मुझे वो नहीं रखना जो पहले से था, मेरे को नेम रखना है 1 2 3 इस टाइप से। तो मैं इसको अगेन रन करूँगा, ये रन हो चुका है। और अगेन यहाँ पे अब मैं देखूँ तो i.txt की वजह से 0 और 1 नाम से फाइलें नई कॉपी होके यहाँ पे आ गई हैं। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन होता है मूव कर सकता हूँ मैं उनको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ABC कुछ लिख देता हूँ ताकि उसका नेम थोड़ा डिफरेंट हो जाए, और यहाँ कॉपी की जगह मूव कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो वहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन में फ़ाइल्स तो आ जाएंगी, बट सोर्स से फ़ाइल गायब हो जाएंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरी 2 नई फाइल्स आ गई हैं, बट मैं सब फोल्डर 2 में देखूँ तो अब ये फ़ोल्डर एम्प्टी है, यानी कि ये फाइल्स अब मेरी मूव हुई हैं इस फोल्डर से, ना कि कॉपी हुई हैं। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑलरेडी वो फाइल एग्जिस्ट ना करती हो जो आप कॉपी या मूव करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एक बार को इन फाइल्स को वापस ले आता हूँ, यहाँ पे, और मैं अब इसको दोबारा रन करूँगा तो मेरी एक्सेप्शन आ जाएगी, कैन नॉट क्रिएट ए फाइल व्हेन दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कॉपी या मूव करते टाइम कि जिस फाइल को मैं कॉपी या मूव करना चाह रहा हूँ डेस्टिनेशन फोल्डर में सेम नाम की ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट ना करती हो। या फिर मुझे यहाँ पे एक फ्लैग देना होता है ओवरराइट का। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको ओवरराइट को ट्रू कर सकता हूँ कि एग्जिस्टिंग वहाँ पे अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको आप ओवरराइट कर दो। और अब जब मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो इस टाइम मेरे पास कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रू पास किया था, तो इसने एग्जिस्टिंग फाइल्स को ही वहीं पे ओवरराइट कर दिया और पुरानी फाइल्स को उड़ा के नई फाइल्स वहाँ पे सेव कर दी हैं। तो अभी तक हमने जितना भी देखा तो हम बेसिकली फ़ाइल के मेटा डेटा पे वर्क कर रहे थे। हम फाइल का नेम लेंथ निकाल रहे थे, उनको एक जगह से कॉपी पेस्ट कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास फीचर आता है कि हम एक्चुअली फ़ाइल को रीड या उसमें कुछ राइट करना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले इस कोड को हम कमेंट कर देते हैं, और अब हम दोबारा से हमारे रूट पाथ पे जाएंगे और यहाँ पे डेमो के अंदर जैसे मेरा टेक्स्ट फाइल है एक testdoc.txt। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें कुछ डेटा राइट करना है, तो हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है इसमें फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट का। इसमें मैं पास करूँगा रूट, और इसके बाद मैं जो भी टेक्स्ट यहाँ पे पास करूँगा वो इस फाइल में राइट हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ सैम्पल टेक्स्ट। तो मैं इसको रन कर दूँगा यहाँ पे सिंपली, और यहाँ मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। और मैं वापस डेमो में जाके मेरा टेस्ट डॉक देखता हूँ तो इसके अंदर सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ है। बट यहाँ पे एक इशू है कि अब मैं दोबारा इसमें कुछ भी राइट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सैम्पल टेक्स्ट 2 राइट करना चाहता हूँ और मैं दोबारा इसमें राइट करता हूँ, तो इसने यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट 2 राइट कर दिया और मेरा पुराना टेक्स्ट उड़ गया है। तो बेसिकली ये हमेशा उसको ओवरराइट करता है, जितने भी फाइल में एग्जिस्टिंग कंटेंट्स हैं वो सारे हटा देता है और नया कंटेंट उसमें डालता है। तो क्या करेंगे हम, जबकि हम उसमें पुराना टेक्स्ट नहीं उड़ाना चाहते, बस नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास मेथड होता है अपेंड ऑल टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं राइट की जगह पे डालूँगा अपेंड। तो अपेंड ऑल टेक्स्ट मेथड मैं इसमें डालता हूँ जैसे सैम्पल टेक्स्ट 3, और मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो अब मैं उस फाइल को दोबारा व्यू करूँगा तो मेरा पुराना टेक्स्ट सैम्पल टेक्स्ट 2 नहीं उड़ा, उसी के आगे उसने सैम्पल टेक्स्ट 3 अपेंड कर दिया है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चाहूँ तो पूरा का पूरा डेटा उड़ा के स्क्रैच से राइट कर सकता हूँ, या एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के आगे ही मैं अपना टेक्स्ट अपेंड कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास हमारा फाइनल फीचर आता है उस फाइल को एक्चुअली रीड करने का। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, जैसे हम राइट ऑल टेक्स्ट कर रहे थे हम करेंगे रीड ऑल टेक्स्ट, और इसमें सिंपली मुझे सिर्फ पाथ देना है और इसको मैं अपने कंसोल पे राइट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी इस फाइल में जितना भी टेक्स्ट है वो मेरे कंसोल पे आके
यहाँ पे राइट हो गया सैम्पल टेक्स्ट 2 सैम्पल टेक्स्ट 3। तो इस तरीके से सी शार्प में फाइल हैंडलिंग वर्क करती है। मैं इसके थ्रू अपनी डायरेक्टरीज़ का डेटा व्यू कर सकता हूँ, अपनी फाइल्स का डेटा व्यू कर सकता हूँ और उन फाइल्स को मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, कॉपी, मूव या उनके अंदर टेक्स्ट को रीड या राइट करना, ये सारे ऑपरेशन मैं सी शार्प के थ्रू परफॉर्म कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली इन सब का बेनिफिट क्या है, मैं क्यों अपनी फाइल का डेटा मैनिपुलेट करना चाहूँगा। तो इसका सबसे पहला पर्पस अगर हम देखें तो वो होता है ऑटोमेशन। तो फॉर एग्जांपल आपको कभी भी एक फ़ोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स को रीनेम करना है, कॉपी करना है, मूव करना है, तो अगर आपकी बहुत सारी फाइल हैं तो वो मैनुअली टास्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही एक बोरिंग टास्क होता है। तो उसकी जगह पे आप अपनी एक सिंपल सैम्पल एप्लीकेशन बना के रख सकते हैं जो इस तरीके का काम कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर आपकी जॉब में कुछ इस तरीके का काम रिक्वायर्ड है, स्पेशली अगर आईटी फील्ड में आप काम करते हैं, तो इस तरीके का काम आपको मिल सकता है कि कुछ डेटा कहीं कॉपी या मूव डेली पर्पस पे होना होता है। तो इसके लिए आप इस तरीके से एक छोटा सा कोड बना के रख सकते हैं जिसमें आप सिंपली पाथ प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ से यहाँ कॉपी या मूव करना है या इस फोल्डर को व्यू करना है, और आप सिंपली इस प्रोग्राम के थ्रू वो काम कर सकते हैं। दूसरा एक यूज़ आता है स्पेस मैनेजमेंट। कई बार आप जैसे बड़ी कंपनीज़ में अगर काम करते हैं तो आपके सर्वर्स का स्पेस आपको मैनेज करना होता है। तो आपके पास इस तरीके का कोड होना चाहिए जिससे आप एग्जिस्टिंग सारा डेटा व्यू कर सकें कि कहाँ पे किसने कितना स्पेस लिया हुआ है, जिससे कि आप इजीली कोड लिख सकें उसको मैनेज करने का, या एग्जिस्टिंग कुछ ऐसी फाइल हैं जो यूज़ में नहीं है उनको डिलीट करने का। थर्ड और फाइनल इसका सबसे बेस्ट जो यूज़ आता है वो आता है सिंपली आपको लॉगिंग ऐड करनी है। अगर आप कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें लॉगिंग डालना चाहते हैं कि कोई एक्सेप्शन आए या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो तो वो लॉग हो, तो आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए आप सिंपली ये फाइल ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे राइट ऑल टेक्स्ट या रीड ऑल टेक्स्ट का यूज़ करके अपनी लॉगिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो फाइल हैंडलिंग के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।